नमस्ते मेरे दोस्तों। आप लोगों का डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग एक और हिस्ट्री का सैंपल पेपर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा जो आपके कंप्लीट एमसीक्यूज हैं और आपका मैप है। आप ये देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल होंगे तो इजीली ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है सर, तो एक बार आप तसल्ली से देखिए मैं किस तरीके से सोचता हूँ जब भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ, और फिर उस तरीके से किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है सर, ये पहला आपका एक और सैंपल पेपर मैंने डाल रखा है चैनल पे। अगर आप चाहें तो जाके देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये हमारा सेकंड है, तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा मैं एक एक सैंपल पेपर करवाता रहूँगा, और आई होप उसमें से ही आपका ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको तसल्ली से बैठना है और खुश होकर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई मतलब देखना है मेरी वीडियोस को। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो लाइक करेंगे, और नहीं चाहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बस आप देख लीजिए। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार देखिए तो आप समझेंगे कि क्या बोल रखा है इन्होंने। कहता है कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई दे रखा है, कहता है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। आपको कुछ एक स्ट्रक्चर सिटाडेल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पहचानना है। कहता है पहली स्टेटमेंट, कहता है इट वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ फोर वॉल। ठीक है सर, कहता है एक कोर्टयार्ड में एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है, और आपको पता है ना बाबूजी, टैंक वहीं पे होता है जब टैंक में पानी हो, तभी तो हम उसे टैंक बोलेंगे। और चारों तरफ से वॉल हो, आप सोच के देखो जरा, जहां पे पानी हो और चारों तरफ से वॉल हो, वहां पे लोग क्या करने जाएंगे? ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ से घिराव होता है और बीच में पानी है? लोग वहां नहाने ही तो जाते हैं ना सर, तभी तो घुमा के रखते हैं, मतलब घेर के रखते हैं चारों तरफ से। तो उसने यही बोला हुआ। अगला कहता है देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। और दो दो साइड से सीढ़ियां लगी होती हैं पानी में जाने के लिए। ठीक है, विच वॉज मेड द water tied by the setting bricks on the edge and the using the mortar ऑफ द जिप्सम्स। ठीक है सरकार, इन दोनों चीजों से क्या ही पता यही चल रहा है ना कि वाटर टैंक और वाटर टैंक में करते क्या है। या आप पढ़ के करो या ऐसे कॉमन सेंस से कर लो, टेंशन की बात नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, तो देखो यहाँ पे चारों तरफ से वॉल होती है और यहाँ पे उतरने की जगह भी होती है। तो ये करते क्या है यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज करते, दिस इज कॉल्ड ग्रेट बाथ। हाँ या ना, इसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है सर, जिसे हम नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए जरा, कहता है विच ट्रेवलर कॉल द महान वामी डिब्बा एज द हाउस ऑफ अ विक्ट्री। ठीक है ना, ऐसा इसमें से कौन सा ट्रेवलर था जिसे हमने कहा था महान वामी डिब्बा कहा था, और वो था हाउस ऑफ अ विक्ट्री से, हाउस ऑफ अ विक्ट्री से। सर वो कौन था? वो पुर्तगाल से आया हुआ एक ट्रेवलर था जिसका नाम था डोमिंगो पाइस। डोमिंगो पाइस, बिंगो नहीं, डोमिंगो पाइस इज द नेम ऑफ अ ट्रेवलर, जो कहां से आया था? कहां से आया था सरकार? पुर्तगाल से आया था। और उसने किया क्या था? तो वो आया हुआ था राइटिंग करने के लिए, सर लिखने के लिए आया हुआ था। तो यही था, डोमिंगो पाइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं, देखिए जरा। कहता है हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, अगर आपको एक आता है यू कैन मेक ऑल ऑफ देम। सिंपल सी बात है, पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था व्हाट डू मीन बाय द एंडोगैमी। मैंने कहा था ना, गैमी इज द रूट वर्ड फॉर मैरिज। क्या होता है सर? गैमी किस चीज के लिए होता है? गैमी इज द रूट वर्ड फॉर मैरिज, शादी के लिए, मैरिज के लिए गैमी। अगर कहीं पे भी आपको गैमी लिखा मिल जाए तो आप बोलिए मैरिज का ही है। ठीक है सर, समझ लीजिए जरा। अगला यहाँ पे एक शब्द है पॉली, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और गैमी मतलब शादी, जिसकी ढेर शादियां हो वो पॉलीगैमी होता है। अगला लिखा है पॉली एंड्री। पॉली मतलब होता है मैनी, और एंड्री मतलब होता है मेल। एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड कहाँ से निकला है? एंड्री से निकला है, और एंड्री इज द रूट वर्ड फॉर मेल। तो अगर मैं कहूं आपसे पॉली एंड्री क्या होता है? पॉली एंड्री मतलब होता है एक ऐसा महिला जिसके पास ढेर सारे हस्बैंड्स हों। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉली एंड्री। तो बस अब आप देख लो जरा, पॉली एंड्री हो जा, पॉलीगैमी क्या होगी? पॉलीगैमी ऐसा होगा, एक ऐसा पुरुष जिसके पास ढेर सारी महिलाएं हों, मतलब बीवियां हों,
दिस इज कॉल्ड पॉलीगैमी। लकी मैन। ठीक है सरकार। अगला देखो एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या हो जाएगा? एक्सोगैमी वो होता है जो अपने धर्म जात से बाहर निकल के शादी करता है, एक्सोगैमी उसे बोलते हैं। अगला एंडोगैमी क्या होता है? एंडोगैमी वो होता है जो अपने ही जात मजहब और अपने ही कुनबे में शादी करता है, उसे बोलते हैं एंडोगैमी। हाँ या ना? बस अब मैच कर लो जरा। एंडोगैमी का क्या होगा? सबसे पहले पकड़ लो, देखो उसने क्या रेफर टू द मैरिज आउटसाइड द यूनिट, तो एक्सोगैमी मतलब सेकंड का ए होना चाहिए। देख लो सेकंड का सी है, सेकंड का ए है, सेकंड का बी है, सेकंड का है। देखो सेकंड का ए होना चाहिए गलत, सेकंड का बी है तो भी गलत, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगला है एंडोगैमी। एंडोगैमी वो होता है रेफर टू द मैरिज विद इन द यूनिट, जो अपने ही कुनबे में शादी करता है। फर्स्ट का डी किसमें है? या तो ये वाला होगा या तो फर्स्ट का डी। देखो या तो फर्स्ट का सी है तो ये गलत होगा, फर्स्ट का डी है तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार। ये चारों अच्छे से करके जाइए, एक ना एक जरूर पूछेगा। एंडोगैमी मतलब जो अपने ही मजहब में शादी करता, अपने ही यूनिट में शादी करता है। एक्सोगैमी जो अपने यूनिट से बाहर शादी करता है। पॉलीगैमी ऐसा पुरुष जिसकी ढेर सारी बीबियां हों, ठीक है, पॉलीगैमी। और पॉलीएंड्री मतलब एक ऐसी महिला जिसके ढेर सारे पति हों, पॉलीएंड्री। ठीक है सरकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सर करेक्ट होगा? तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, एक बार देखिए। कहता है आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस में देख के पहचानना है ये अंग्रेज कौन है, ये गोरा कौन है। सर ये गोरे को ये एक ही बंदा है, दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस याद कैसे रखेंगे सर? चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम लोग याद रखने का सिंपल तरीका है, ये अंग्रेज लोगों ने हमारे ऊपर राज कैसे किया था सर? चाल चल के राज किया था ना, इसीलिए इसका नाम है चार्ल्स कॉर्नवालिस। बहुत चाल चल रहा था सर, याद रखिए क्या हो जाएगा? चार्ल्स कॉर्नवालिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन। इस देखिए इस बिने मूछ दाढ़ी वाले इंसान को कैसा लग रहा है? चार्ल्स कॉर्नवालिस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन विच ईयर द परमानेंट सेटलमेंट कम्स इनटू द ऑपरेशन। सर हमेशा याद रखिए अगर कभी भी कोई भी डेटा बेस क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आता है तो आप हमेशा उसी क्वेश्चन को ही आंसर मार्क करेंगे जो ऑप्शन आपस में बहुत सिमिलर हो। बोल के कितनी बार बता चुका हूं, देख ले मेरे जिगर के टुकड़े। मान ली ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा और मुझे नहीं पता कि कब ये सेटलमेंट हुआ था, फिर भी तेरी आंखों में देख मैं करके दिखाता हूं कैसे। अब देखो जरा इसमें जरा मैच करो, यहाँ पे भी 93, यहाँ पे 90, यहाँ पे 93, यहाँ पे 83। एक बात तो तय हुई कि इधर भी 93 और इधर भी 93 है। मोहब्बत कहाँ जा रही? मोहब्बत ये जा रही कि ये दोनों सिमिलर हैं और ये 90 और 83 सिमिलर नहीं है। इसका मतलब बी और डी मैं कट कर दूंगा। एग्जामिनर हमेशा अपना ऑप्शन वही देता है जो आपस में बहुत सिमिलर हो। मेरी बात सुन ले, अब देख ले जरा। अब या तो एक ऑप्शन हो सकता है 1893 या तो एक ऑप्शन होता है 1793। लेकिन देख जरा यहाँ पे 3 बारी 17 दे रखा है ना, तो मैं 17 के साथ जाऊंगा क्योंकि ऑप्शन मेरा वही सही होगा जिसमें ज्यादा सिमिलैरिटी है। बोलो हाँ या ना? ठीक है सरकार, सी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन, इसलिए ए गलत हो जाएगा सी। और सच में ही सी ही ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिए। ठीक है 1793, हाँ या ना? अगला सवाल आपके आंखों में कहता है हाउ मेनी सीट्स वर अलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड टू द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया को कितनी सीट एलोकेट की गई थी? आपको ध्यान में रखना है नन अदर देन, सिर्फ एक ही चीज याद रखिए सर। द करेक्ट ऑप्शन इज 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। ठीक है सरकार, 296 सीट हमने किया था ब्रिटिश इंडिया को और 93 किया था हमने किसको? प्रिंसली स्टेट को। 296 ब्रिटिश एंड 93 विल बी द प्रिंसली स्टेट। हाँ या ना? याद रख कैसे याद रखोगे? हर माल 93 रुपए का है सर। ठीक है, गलत नहीं समझना। अगला सवाल डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है सर यहाँ पे देखिए विठला, देयर इज इन साउथ इंडिया देयर इज अ लॉर्ड इज कॉल्ड विठला। ठीक है सरकार, विठला वाज द प्रिंसिपल डेटी। हाँ सर, प्रिंसिपल डेटी विठला टेंपल। हाँ सर, अगर विठला टेंपल में जाएंगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिवोटी एंड देयर इज अ इमेज ऑफ विठला। तो आप देखेंगे कि विठला टेंपल में जाएंगे ना, तो जो विठल भगवान है उनकी ही ज्यादा इमेज प्रिंसिपल इमेज है वहां पे, मतलब मेन इमेज उन्हीं की है। विठला वाज द नोन एज इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब दोबारा उन्होंने जन्म ले लिया है।
तो विठला जो है वो किसके री इनकारनेशन है? तो याद रखिए ना, कितनी सिंपल चीज, वी फॉर विठला, बी फॉर विष्णु, हाँ या ना? विठला विष्णु सेम सेम है ना, तो वी फॉर विठला, वी फॉर विष्णु, हाँ या ना? याद रखना, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, डी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन। विठला किसके किसके री इनकारनेशन है? सुन ले, विष्णु के, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में, कहता है अकबर इरेक्टेड इबादत खाना। सर इबादत कर, इबादत वही होती है जब जो कबूल होती है उसे इबादत कहते हैं। इबादत मतलब प्रेयर, प्रार्थना, है ना? आप भी किसी को प्रपोज करते हैं तो एक इबादत होती है कि शायद वो मेरी जो भी आपने प्रपोज किया उससे एक्सेप्ट कर ले। सर गलत नहीं, कुछ और भी तो हो सकता है बाबूजी। एक बार मेरी आंखों में देखिए, कहता है इबादत खाना। इबादत खाना वही होता है जहाँ पे हम प्रे करते हैं, और प्रे करने हम किसके सामने प्रे कर सकते हैं? ओनली टू द लॉर्ड, है ना? बाकी लोगों के पास है क्या देने के लिए? कुछ भी नहीं। सो इबादत खाने मतलब प्रेयर, प्रेयर वहां पे होती थी। तो इबादत खाने को हम क्या बोलते हैं? रिसीविंग रॉयल गेस्ट। तो सर जो मतलब रॉयल गेस्ट होंगे उसको रिसीव करने के लिए अकबर थोड़ी ना बनवाएगा। होल्डिंग रिलीजियस डिस्कशन, ठीक है सरकार, करेक्ट बात है। रिलीजियस मतलब धर्म की सभाएं होती थी, वहां पे रिलीजियस डिस्कशन किए जाते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं इबादत खाना। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। आप भी इबादत कीजिए और आपकी जो बात है वो मंजूर होगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, एक बार आंखों में, कहता है असर्शन और रीजनिंग का है। एक बार आप सवाल देखेंगे तो मजा आ जाएगा। असर्शन में कहता है द कलिंगा वार, आपको पता है ना, अशोका एंड कलिंगा वार एंड लॉर्ड गौतम बुद्धा, है ना? तो कहता है द कलिंगा वार अशोका कमिटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ अ धम्मा। आफ्टर कलिंगा वार अशोका को लगा कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ डेथ, और अगर मैं जीत भी जाऊंगा, जीत के मिलेगा क्या? और मिला ही किसको क्या है? इसी वजह से उन्होंने किसकी स्टडी में अपना ज्यादा ध्यान लगाया? धम्मा की। धम्मा कौन सा सर? गौतम बुद्धा की जो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स है उस पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया, ठीक है। तो कहता है ये हमारा असर्शन है, ये तो बिल्कुल सही है। रीजनिंग कहता है इट वॉज डीपली ग्रेटिफाइंग फॉर हिम। कहता है ये बहुत उसके लिए ग्रेटिफाई मतलब ग्रेटिट्यूड भरा होगा। फॉर द वॉर हैड रिजल्टेड इन अ किलिंग एंड डेथ हैड रिजल्टेड इनटू हिज विक्ट्री। कहता है कि क्या ये उसके लिए आप ये खुद ही सोच के देखिए, ये ग्रेटिट्यूड भरा हुआ नहीं था अशोक के लिए। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है जब कुछ पॉजिटिव चीजें हो, ग्रेटिट्यूड जिसके लिए हम धन्यवाद दें। जब कलिंगा वॉर हुआ तो उसके लिए जो अशोका थे वो ग्रेटिट्यूड से नहीं थे, वो उनके अंदर पश्चाताप की भावना जल रही थी, ठीक है। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था इस बात के लिए, वो ग्रेटिट्यूड में नहीं थे। इसलिए रीजन क्या है? गलत है बिल्कुल। जब भी कलिंगा वार हुआ था उसके बाद में वो ग्रेटिट्यूड से नहीं भरे थे, वो रिपेंटेंट हो गए थे, उनके अंदर पश्चाताप बहुत ज्यादा था, ठीक है सरकार। रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो आप यही बोलेंगे, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। याद रखिए ग्रेटिट्यूड नहीं था उनके अंदर। अगला सवाल कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। पहला इवेंट को कंसिडर कीजिए और इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, सीक्वेंस वाइज में। कब कौन सी घटना हुई थी उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, हाँ या ना? अगला सवाल सर इसी में देखिए जरा। पहले कहता है कि कब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले गांधी जी आए तो कहाँ पे सत्याग्रह किया था? चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा जिला, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। बच्चा बच्चा जानता है, हाँ या ना? चंपा नाम की लड़की अहमद के साथ कहाँ खेलने चली गई। बस सिंपल है, इतनी टेंशन लेने का नहीं, खुश रहने का सर। बस आप देख लीजिए, तो चंपा नाम की लड़की थी, अहमद के साथ खेल रही थी। चाह से चंपारण हो गया, अहमद नाम का लड़के से अहमदाबाद, और खेलने से खेड़ा। बस तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये और ये। तो देख लेते, पहला 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 है, और थर्ड सेकंड नंबर पे आएगा, फोर्थ थर्ड नंबर पे आएगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना? अगला सवाल आंखों में देखिए सर, आंखों में कुछ कर दूंगा, ठीक है, आपको महसूस भी नहीं होगा। एक बार देखिए, कहता है कि इसमें हमें कुछ मैच करना है। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। कहता है इसमें से करेक्टली मैच कीजिए। अब कैसे हम करेक्टली मैच करेंगे? इट्स वेरी इजी, ठीक है सरकार। करेक्टली मैच कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच। हाँ, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है? याद रखिए सरकार, कंकर्ड द कलिंगा। सर ये देखिए, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि कलिंग के युद्ध में कौन जीत गया था? सर अशोका वाज द विनर ऑफ द कलिंगा युद्ध, ठीक है सरकार। सी विल बी द करेक्टली मैच, यही करेक्टली मैच है। ग्रैंड सन ऑफ अशोका चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। लैटिन एम्बेसडर मैग्नेस्टिस नहीं था, और ये भी गलती है।
ठीक है ना। कंपोज्ड कौटिल्य भी नहीं थे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। कलिंगा अशोकास का कॉन्कर्ड कर लिया था, जीत गए थे। तो ये देखिए सी किसमें दे रखा है, सी इज गिवन टू द डी ऑप्शन। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है सर। अगला सवाल देखिए, बहुत इजी है, एक बार मेरी बात मान के देखिए। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को कंप्लीट करना। कहता है फिजिशियन, उर्दू में हम शायद फिजिशियन को बोलते हैं हकीम। हकीम मतलब द वन हु ट्रीट्स। फिजिशियन होता है वो ट्रीटमेंट देता है, उसे हकीम बोलते हैं। उसी प्रकार सर टीचर को उर्दू जुबान में क्या बोलते हैं सर? महाजन बोलते हैं? नहीं। वैद बोलते हैं? नहीं। वकील बोलते हैं? नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज मुल्ला। ठीक है सरकार, मुल्ला को हम क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मुल्ला को क्या बोलते हैं सर? टीचर। मुल्ला नसरुद्दीन नहीं सर, सिर्फ मुल्ला। अगला सवाल एक बारी देखते हैं। अगला कहता है इसमें कुछ वी हैव अ गिवन सम स्टेटमेंट, उसमें हमें कुछ फाइंड आउट करना है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जैन रिलीजन। आपको पता है भगवान महावीर इट्स बिलोंग टू द जैन रिलीजन, उन्हीं से बिलोंग करता है ना। वो तीर्थंकर थे, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला हुआ था। विच वन इज नॉट करेक्ट। कहता है इसमें से आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जो सत्य नहीं है। तो मेरी आंखों में देखिए सरकार, पहली मैं लास्ट से पढ़ना शुरू करता हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट कहता, पहले से पढ़ता हूँ। कहता है अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन के हिसाब से महावीर वॉज preached by the 28 other teachers or tirthankaras, literally those who guide man and woman across the river of existence। कहता है जो भगवान महावीर थे उनको 28 टीचर्स ने पढ़ाया हुआ था, और वो टीचर्स थे जो टीच करते थे क्या कि इस संसार रूपी नाव को हम कैसे पार, संसार रूपी समंदर को हम कैसे पार करेंगे। याद रखिए जैनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बिकॉज भगवान महावीर उनको जो इनलाइटमेंट हुआ तो खुद से ही हुआ था, है ना, आफ्टर डूइंग 12 साल की तपस्या करने के बाद। ठीक है सर। तो आप सोच के देखिए उनको कोई 28 टीचरों ने टीचिंग प्रीच नहीं किया था। तो यही स्टेटमेंट सर, पहली वाली स्टेटमेंट ही गलत है, और यही गलत पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन होएगा, हाँ या ना। तो ए, तो सी गलत है, तो यहाँ पे शी में ओ दे रखा, तो सी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, आई होप इट्स विजिबल टू यू बाबूजी, आंखों में पता चल जाएगा। बाकी ये भी मैं पढ़ देता हूं, आप देख लीजिए। अगला कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। हाँ सर, वो कहता है जैनिज्म लोग मानते हैं कि ये जो दुनिया है ना एनिमेटेड है, बस चल रही है, बनी बनाई है दुनिया, ठीक है, एनिमेटेड वर्ल्ड है ये। दैट्स करेक्ट, जैनिज्म यही मानता है। अकॉर्डिंग टू द जैन्स टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज अ शेप थ्रू द कर्मास। करेक्ट बात है सरकार, वो कहता है कि आपका जन्म, जो आपका जन्म होगा ना, रीबर्थ होगा, आप अगले कहाँ पे जाएंगे, जाके जन्म लेंगे, वो किससे डिसाइड किया जाता है? इट इज डिसाइडेड बाय द योर कर्मा। आपके कर्म कैसे हैं? आपके कर्म खराब है तो आप नर्क में जाओगे, कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग में जाओगे, या अच्छी जगह जाके पैदा होगे। अच्छे कर्म कीजिए सर, लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है एस्केटिज्म and penance are required to free oneself from the cycle of karma। ठीक है, this can be achieved only by the renunciating the world। कहता है कि अगर आप चाहते हो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से मुक्ति चाहना चाहते हो कि आपका बार बार जन्म ना हो इस दुनिया में, क्योंकि आप मरोगे फिर आओगे फिर जाओगे, कितनी सारी तकलीफें, अगर आप इनसे मुक्ति करना चाहते हो तो आपको इस वर्ल्ड से क्या लेना पड़ेगा? रिनाउंसिएशन लेना पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा के प्रति, परमात्मा को पाने के लिए आपको अपना कदम बढ़ाना होगा। ये जैनिज्म मानता है, ठीक है। ये सारी बातें सही है, यही गलत था जो मैंने आपको बता दिया, तो ए था सी में, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए सरकार, इन्होंने कहा हुआ है केयरफुल रीएग्जामिनेशन ऑफ द डेटा कैन समटाइम्स लीड टू द रिवर्सल ऑफ अ अर्लियर इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये बात कहता है कि अगर आप दोबारा से आप अगर किसी भी डेटा को पढ़ेंगे तो समटाइम्स लीड टू अ रिवर्सिबल ऑफ अर्लियर इंटरप्रिटेशन। तो मान लीजिए आपने किसी डेटा को पढ़ा और आपको लगा कि इसका रिजल्ट ये होगा, लेकिन फिर आपने दोबारा पढ़ा तो आपको लगा नहीं, ये नहीं, दूसरा होगा, वो ये बात कहता है। अगला कहता है फ्रेश एविडेंस दैट कम्स टू लाइट डज
डज नॉट सपोर्ट अर्लियर इंटरप्रिटेशन। कहता है कि जो अब जब आप दोबारा किसी चीज को पढ़ोगे तो जो दोबारा पढ़ने के बाद जो एविडेंसेस आपको मिलेगा वो पहले वाले कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ सरकार, ये भी बिल्कुल दोनों बात सत्य तथागत है, और ए विल बी द बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड ए आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अ ए। ठीक है सरकार, 14 का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। बोल बोल के थक गया हूं। 1793 में परमानेंट सर आप भी परमानेंट सेटल हो जाएंगे किसी दिन। कब? 1903 में, याद रख लीजिए। ठीक है सरकार, अगला सवाल। हो ठीक है, देखिए अगला कहता है द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी वॉज। कहता है एग्रीकल्चर, जब भी आपको पता ना, जब कोई लोग भी एग्रीकल्चर करते तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? उसकी बेसिक यूनिट पता होती है। बेसिक यूनिट ऑफ द एग्रीकल्चर सोसाइटी इज विलेज। गांव बनाना उसकी बेसिक यूनिट है। मजदूर बेसिक यूनिट, मंडल नहीं, घाना नहीं। द बेसिक यूनिट इज विलेज। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर इज विलेज। अगला सवाल ये रहा, कहता है हु फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम। ठीक है सरकार, कहता हु फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप, मतलब विजयनगर, नियर द विजयनगर के पास में एक अर्बन, मतलब अर्बन तो नहीं पर सब अर्बन टाउनशिप बना दिया था जिसके बोलते हैं नगलापुरम। तो वो और कोई नहीं थे सर, वो कृष्णदेवराया। कौन थे सर? कृष्णदेव राया। याद रखिए, बी बहुत तगड़े एम्परर हुआ करते थे ये कृष्णदेव राया। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, साउथ इंडिया विजयनगर का। ठीक है, अगला कहता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ स्वराज पार्टी। आपको पता सबसे पहले स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे सर? देखिए स्वराज CR, स्वासी, ठीक है, स्वराज CR, ठीक है। तो CR दास वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, हाँ या ना। अगला कहता है इन विच टाइम अब्दुल रज्जाक विजिटेड द साउथ इंडिया। अब्दुल रज्जाक ने कब साउथ इंडिया को विजिट किया था सर? याद रखिए, हमेशा जब भी आप बूढ़ा जाएंगे तो आपकी उम्र हो जाएगी 40। ठीक है, तो कब उन्होंने विजिट किया था? 1440 में। 1440 में उन्होंने साउथ इंडिया को विजिट किया था अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। समारकंदी, फिर अब्दुल रज्जाक समारकंदी विजिटेड द साउथ इंडिया कब? 1440 में। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग एमर्ज एज अ डेंजर फॉर द पहाड़ीज। ठीक है, पहाड़ीज के लिए डेंजर कौन बन के उभरा था सर? वही संथाल। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। संथाल, भील नहीं, ये सब नहीं, गुजर नहीं, संथाल वाज द डेंजर फॉर द प्रहारीज। ठीक है, पहाड़ीज के लिए जो डेंजर बन के कौन निकला था सर? संथाल। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है वॉज द डॉटर, वो किसी की लड़की थी, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, किसी एक इंपॉर्टेंट रूलर की लड़की थी इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, शुरुआत की इंडियन हिस्ट्री में। चंद्रगुप्ता सेकंड, He was married into the another important। हाँ, चंद्रगुप्ता सेकंड ने फिर उन्होंने क्या? दूसरी शादी करी। राजा लोगों का धंधा ही क्या शादी भाई साहब, है ना। She was married into the another important ruling family, तो उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, that of the वकास्तास who were the पावरफुल इनटू द डेक्कन। ठीक है, तो वो पावरफुल डेक्कन में कौन थे सर? उनमें से पद्मिनी गुप्ता, मोहिनी गुप्ता, शालिनी गुप्ता या प्रभावती गुप्ता। ठीक है सरकार, ना पद्मिनी, ना मोहिनी, ना शालिनी, ये सब नए नाम है बाबूजी, आजकल के लड़कियों के रखे जाते हैं। पहले के टाइम पे लड़कियों के ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। यहां से मैंने पकड़ लिया प्रभावती गुप्ता, ये देखो ऐसे नाम होते, प्रभावती गुप्ता, नाम से पता चला पुराने जमाने का नाम है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये वही रूलर थी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी प्रभावती गुप्ता। ठीक है सर, ये बातों का ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, जो आपके एमसीक्यूज खल्लास हो चुके हैं। अब थोड़ा हम मैप वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो मैप वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे और समझेंगे तो जानेंगे। ठीक है सरकार, अब देखिए
पहले मैं इस नीचे वाले सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट लेता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए जरा। कहता है ऑन द सेम आउटलाइन मैप, ये रहा सामने आउटलाइन मैप, 2 प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड, 2 प्लेसेस को मार्क किया गया है, ए एंड बी, जिसका नाम ए एंड बी है, या आई होप आपको दिख रहा होगा ये, विच अंडर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपको पता है 1857 1857 की वो जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में 2 प्लेसेस दिए गए हैं। कहां कहां पे हुआ था 1857 का रिवॉल्ट? 3 ही 4 प्लेस है, हर बार आता है, याद कर लो ना मेरे दोस्त। अगला कहता है आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स, लिखना है ना ए। अब देखो ए में दिख ही रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ए, और यहाँ पे बी दिख रहा है बी। तो सर ये आप देखो, आपको पता है ना, एक तो गाना भी सुना हुआ था ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी 1857 में ही तो लड़ी थी उन्होंने। तो देखो ना, ये एमपी का ये छोटा सा जगह दिखा रहा है, एमपी में छोटा सा जगह ए, तो ए कुछ और नहीं, झांसी ही है। झांसा नहीं देना किसी को सर, झांसी, ठीक है सर, ए इज द झांसी। और बी यूपी के अंदर है, यूपी। सर्दी लगेगा तो आप क्या पहनते हो? टोपा, कान पे पहनते हो ना टोपा, तो कानपुर। तो यूपी में है ना सर, यूपी में जगह दे रखी है बी, बी बोले तो कानपुर, बोलो हाँ या ना। तो ए मिल गया नंबर, ए होगा झांसी, बी होगा कानपुर, दैट इज ऑल, नथिंग टू डू विथ इट। ठीक है सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, एक बार प्यार से देखो, मगर प्यार से। ए हो गया। अब या तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए, या तो ये अटेम्प्ट कीजिए। हमने तो ये अटेम्प्ट कर लिया, हो सकता है कोई ये भी पूछ ले, तो अब इसको भी मार्क कर देता हूं, दर्द दिलों के। अब ध्यान से देखिए जरा, कहता है हमें इंडिया के मैप में लोकेट करना, किसको? एक है सतवाहनास इंपॉर्टेंट किंगडम एंड टाउन्स, ठीक है सरकार, सतवाहनास। ये सर नाम से इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और जो भी नाम कॉम्प्लिकेटेड हो वो सब साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। तो ये साउथ इंडिया में कहां से बिलोंग करता है? सर आप अपने सर पे क्या लगाते हैं? तेल, तेल से तेलंगाना, हाँ या ना सर? कोई गाना नहीं, सिर्फ तेलंगाना, ठीक है। सतवाहनास इंपॉर्टेंट किंगडम एंड टाउन्स कहाँ पे सर? तेलंगाना में, ये रहा तेलंगाना। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे मार्क भी कर दूंगा, हाँ या ना। अगला है सरकार खोशाला महाजनपदा, ठीक है सरकार, महाजनपद कहाँ पे हुआ करते थे? नन अदर देन यूपी में भाई साहब, यूपी में। तो खोशाला कहाँ पे मिलेगा आपको? यूपी। गौशाला नहीं, खोशाला, ठीक है सरकार, यूपी में खोशाला, ठीक है। अगला चोला, चोला कहाँ पे मिलेगा सर? और कहीं नहीं, चोला और जो भी है वो आंध्र प्रदेश में। चोला कहाँ पे मिलेगा सर? आंध्र प्रदेश में। चोला ये रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं, तो ये रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में चोला मिलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है सर। कुछ और कलर से कर दूं क्या? ब्लैक, ब्लैक सर, ब्लैक ही तो है। ये रहा चोला, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा चोला और जो भी है, ठीक है। चोला डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में हुआ करती। बस 2 मिनट का काम है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप वीडियोस देख ले मोहब्बत हो जाएगी, और मोहब्बत मतलब पढ़ाई लिखाई से, ठीक है सर। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, हमेशा खुश रहिए, जिंदगी बहुत छोटी है, डोंट वेस्ट योर लाइफ, है ना सर, कि आप बिल्कुल किसी भी कारण से उदास मत होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करेंगे सर, आपकी मर्जी है, बट आई होप आप कर लेंगे, ठीक है, मिलते हैं।